ये हैं दिलदार और शुमाइला। आवाज और बोर्ड आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। कल हम लोगों ने 1773 यानी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ लिया। तो इसमें बताइए 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कौन से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? आवाज धुंधला सी रही है। अच्छा, बिल्कुल, कलकत्ता में। और उसके जो चीफ जस्टिस थे उसका नाम बताइए क्या था? उसके जो चीफ जस्टिस थे उसका नाम बताइए क्या था? फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। बिल्कुल, लॉर्ड एलिजा इम्पे। बिल्कुल। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 1784 का पीट्स इंडिया अधिनियम या पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, चाहे तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी नाम यही है, पीट्स इंडिया। बस एक्ट को क्या कर दिया गया? अधिनियम कर दिया गया। पीट्स इंडिया अधिनियम 1784। और इसी एक्ट के तहत व्यापार और कंपनी, व्यापार और कंपनी को दोनों को अलग अलग कर दिया। व्यापार और कंपनी को दोनों अलग अलग कर दिया। या आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा करेक्शन करके, कंपनी और प्रशासन, ये बेहतर रहेगा। ठीक है, प्रशासन अलग हो गया, कंपनी अलग हो गई। कंपनी का काम था व्यापार करना और प्रशासन का काम था शासन करना। ठीक है, शासन करना। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ शासन और प्रशासन, यानी कि शासन में और प्रशासन में क्या फर्क है? एक बुनियादी सा फर्क आप में से कोई बता सकता है? शासन और प्रशासन किसे कहते हैं? कोई एक डिफरेंस या कोई एक बात। पुलिस के जरिए जो प्रशासन होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। बिल्कुल। शासन कौन होता है? जो ऑर्डर देता है, और प्रशासन उस ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, बस। शासन नेता चलाते हैं और प्रशासन अधिकारी चलाते हैं। यानी कि अनपढ़ लोग शासन में हैं और पढ़े लिखे प्रशासन में हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के अधिनियम के तहत व्यापार को और शासन को अलग कर दिया। ठीक है, और इसी के तहत इंग्लैंड में इंग्लैंड में एक मंत्रिमंडल बनाया गया, यानी कि एक कैबिनेट बनाया गया, जिसमें कितने लोग थे? 6 लोग शामिल थे। जो इंडिया में जितने भी काम होते थे या इंडिया में जितने भी काम के लिए एक कोई योजना बनाई जाती, तो उसके लिए एक बनाया गया न्यायालय। ठीक है, न्यायालय। और इसी न्यायालय में क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी
कि जितने भी केस की सुनवाई होती थी वो इसी कैबिनेट के लोग करते थे, जिसमें कितने लोग थे? 6। ठीक है, जितने लोग थे 6। इसके 2 साल बाद 1786, 1786, 1786 एक नियम आया जिसका नाम था संशोधनात्मक अधिनियम, यानी कि अमेंडमेंट बिल। संशोधनात्मक अधिनियम, अधिनियम। कोई बता सकता है हमारे देश में संशोधन का जो प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया है? यानी कि अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कहते हैं परिवर्तन करने का रूल, हमने किस देश से लिया है? हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑप्शन दूं आप लोगों को? चलिए लिख लीजिएगा। यूएसए, यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है ना। एसए और ईएमए, ईएमए नहीं, यूईए, यूईए, संयुक्त अमीरात अरबिक। बताइए इनमें से किस देश से हमने अमेंडमेंट बिल लिया, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया ली है, यानी कि हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ये बात हमने किससे ली है? यूके से। एक बच्चा कह रहा है यूएसए से। बिल्कुल गलत जवाब, लिख लेना। साउथ अफ्रीका से लिया है। संविधान संशोधन अधिनियम हमने साउथ अफ्रीका से लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम के तहत जो यहाँ का जो अधिकारी होता था, जिसे हम कहते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कल मैंने बताया था आपको, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल, वॉरेन हेस्टिंग था। बेटा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, मैंने पूछा है गवर्नर जनरल, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो याद रखें इस बात को। तो गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन जब 1786 में ये संशोधनात्मक अधिनियम आया, तब ये रूल आया कि जो गवर्नर जनरल होगा वो ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया या माना जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश सेना का, ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च अधिकारी माना जाएगा। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है सेना का? बताइए इंडिया का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है इंडिया का? भारत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है सेना का? अगर नहीं पता तो एन लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। लिख लेना, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, सेनाओं का प्रमुख। हमारे देश में कितनी सेना है बताना जरा। हाँ, हाँ 3 तरह की। हाँ बेटा प्रथम नागरिक भी होता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों? एक लड़की क्या सिर्फ लड़की होती है? वो बेटी भी होती है, बहू भी होती है, माँ भी होती है, ठीक है, और दादी भी होती है, नानी भी होती है, सहेली भी होती है। तो ऐसे तो बहुत सारी हैं लेकिन है तो एक लड़की ही, तो वो तो एक पद है।
तो वो तो कितनी भी चीजों को हायर कर सकते हैं, ठीक है ना। जल थल सेना वायु, बिल्कुल गुड। तो ये हुआ 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम में कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च अधिकारी माना जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा 1795, 1795 चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या बोर्ड ऑफ डायरेक्शन। तो इसी नियम के तहत या इसी अधिनियम के तहत जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन सब की जो तनख्वाह है वो कहाँ से जाने लगी, भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व से, यानी कि जो भारतीयों का पैसा था उसी से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्शन की पेंशन या तनख्वाह मिलने लगी। इससे पहले सारा पैसा लंदन से आता था, सारा पैसा लंदन से आता था। और इसी एक्ट के तहत 1795 चार्टर अधिनियम के तहत 21 अप्रैल 1793 को भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। और किसने की, तो लिख लेना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारतीय नागरिक सेवा वही है जिसे आप लोग यूपीएससी के माध्यम से जानते हैं। और 21 अप्रैल को ही यूपीएससी यानी कि भारतीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। लिख लेना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना 21 अप्रैल 1793 में हुई। और किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। लिख लेना, भारतीय नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा 1873 का चार्टर एक्ट अधिनियम, अधिनियम, ठीक है। इसी में ही ईसाई मशीनरी का आगमन हुआ, ईसाई मशीनरी। आप लोग जानते हैं ईसाई मशीनरी किसे कहते हैं, ईसाई मशीनरी किसे कहते हैं, ईसाई मशीनरी का आगमन। हाँ, तो ईसाई मशीनरी कहते हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग आने शुरू हो गए भारत में, ठीक। अब उनका काम क्या था कि यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना और हिंदुस्तानी को क्या बनाना, ईसाई बनाना। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ईसाई लोगों को ज्यादा भेजना शुरू कर दिया, ताकि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ईसाई की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो याद रखना, ये कब हुआ, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि व्यापार और प्रशासन दोनों अलग अलग कर दिए। तो जो प्रशासन अलग किया गया था उसी ने एक नोटिस जारी कर दिया कि जो ईस्ट
इंडिया कंपनी है जो व्यापार करती है उसको बंद कर दिया गया, उसके व्यापार बंद कर दिए गए। अब क्या शुरू हो गया, शासन करना शुरू हो गया और व्यापार करना बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अपवाद थी, ठीक है, जैसे वो लोग चाय का व्यापार कर सकते थे, ठीक है, और चीन के साथ व्यापार कर सकते थे। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, और किसी भी तरह का कोई भी व्यापार नहीं कर सकती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ये बात किस में लिखी आई, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है भी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा 1833 का चार्टर अधिनियम, अधिनियम। अब आप सोचते होंगे कि सर पहले तो आपने 1773 लिखवाया, फिर 1795 लिखवाया, फिर आपने 1813 लिखवाया, फिर आपने 1833 लिखवाया। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कि आप हमेशा 20-20 का गैप लेके चल रहे हैं? क्या आपने ये बात नोट की? बताइए कि आप लोगों ने ये बात नोट की? हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक्ट आया था तो पहले 15 साल तक क्या था, उनको व्यापार करने की अनुमति थी। लेकिन जब पहला एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कहा गया कि अब इनकी व्यापार करने की अवधि कितनी हो जाएगी, 20 साल। तो जैसे ही 20 साल पूरे होते नया एक्ट आ जाता था और उसमें कुछ तब्दीली हो जाती थी, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा 2 साल ज्यादा है, लेकिन वो एक सर्कल में माना जाता है, हो सकता है कोई वजह रही हो, लेकिन वो 20-20 साल बाद ही आता था, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख लेना। तो अब आया 1873 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। और इसी के तहत, यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे क्या बना दिया गया, उसे भारत का, यानी कि अब जो गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का बन जाएगा। पहले तो बंगाल तक का था, अब पूरे भारत का बना दिया। और कौन बनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। यहीं पर बात आप लोग नोट करके लिख लेना, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और फिर उसी के नीचे आप लिख लेना, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा कर दी। ये आधिकारिक भाषा बना ली, आधिकारिक भाषा बना ली। पूछा जाता है कि 1873 के, सॉरी, अंग्रेजी भाषा को किस एक्ट के तहत आधिकारिक भाषा बनाया गया, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया। और अगली लाइन लिख लेना स्टार बना के कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सारे व्यापार रद्द कर दिए, यानी कि उसका लाइसेंस क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। पहले तो था चीन का व्यापार के साथ, वो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, अब वो भी खत्म हो गई। अब सारी चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही, अब क्या होता है, ब्रिटिश रूल आ जाता है।
ब्रिटिश रूल आ जाता है, ब्रिटिश रूल। और फिर इसके बाद भाई आपको पता है 1833 में, अब अगला एक्ट कब आएगा बताना जरा मुझे, मैं भी देखूं आपकी गणित कितनी तेज है। बिल्कुल, अगला आएगा 1853 में, 1853 में। और ये क्या आया, चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। और इसमें बस एक बात लिख लेना, क्योंकि अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, अब तो सारा किस पे था, ब्रिटिश पे था। ब्रिटिश सेना लंदन से बैठ के यहाँ पे क्या करती थी, हुकूमत करती थी। तो बस इसी एक्ट में लिख लेना, आई सी एस की शुरुआत की गई, वो भी कैसे, लिखित, आईसीएस लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई। ठीक है, जिसे कहते हैं इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ तक बताइए, किसी का कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेरी हो तो बताइए। यहाँ तक बताइए, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बताइए। ठीक। और मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग संविधान का विकास पढ़ते हैं, उसे दो एतवार में या दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला था 1773 से लेके 1857 तक, और दूसरा शुरू होता है 1857 से लेके 1947 तक। ठीक है, बेटा पहले जो परीक्षा होती थी वो ओरल थी, लेकिन यहाँ पर लिखित हुई है, मैंने इसीलिए मेंशन किया है लिखित। समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नोट करेंगे, तो हम लोग आ गए हैं 1857 के करीब। और आपको पता ही है 1857 में हुआ क्या, क्योंकि हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, 1853 में। और 1857 में होता है गदर। और इसी से ही जो है 1857 से जो अंग्रेजी हुकूमत है, उनकी क्या होने लगती है, नींव हिलने लगती है। और इसीलिए कहा जाता है, इससे पहले का जो शासन था वो था कंपनी शासन, कंपनी शासन। ठीक है, यानी कि ये सारे काम कौन करती थी, कंपनी। लेकिन जब 1857 की गदर हुई, तब आ गया ब्रिटिश क्राउन। ध्यान रखना, तब क्या आ गया, ब्रिटिश क्राउन। यानी कि सारी दारोमदार या सारी जिम्मेदारी किसने ले ली, रानी एलिजाबेथ ने। और इसी को हम लोग दूसरा चरण बोलते हैं, जो शुरू होता है 1857 से लेके 1947 तक। ठीक है, और फिर यहीं से जो हमने गवर्नर, गवर्नर जनरल, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल, और फिर भारत का गवर्नर जनरल पहला, और फिर जब ब्रिटिश क्राउन आता है तो फिर उनका नाम भी क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है, और वो बन जाते हैं भारत के वायसराय। फिर हम लोग उन्हें नाम से जानते हैं, वायसराय के नाम से। तो ये क्रम है जो आपको याद रखना है, पहले गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, और उसके बाद भारत का आखिरी गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपका दूसरा स्टेप शुरू होता है। ठीक है, ताज के शासन है ये, मैं समझा नहीं बेटा आपका क्या है। ताज के शासन है ना ये, आपके सवाल को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, दोबारा रिपीट कीजिए आप।
बिल्कुल। ताज का शासन नहीं, ब्रिटिश क्राउन का कहलाता है। हाँ, आप इसे ताज भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे इसे क्राउन शासन कहा जाता है, क्राउन शासन। क्योंकि अब सारी जो देख रेख होगी वो कहाँ से होगी, लंदन से होगी। हाँ, पहले कंपनी का शासन था और फिर दूसरा शुरू हुआ क्राउन शासन का। क्राउन यानी कि जो महारानी एलिजाबेथ होती है, अब वो सारी देख रेख करती है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे। कल जब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे तो हम लोग 1857 के ब्रिटिश क्राउन के शासन के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं कल। क्योंकि पॉलिटी हमें थोड़ी पढ़नी है, क्योंकि हमें इसे याद भी करना होता है, इसमें सारी चीजें ज्यादातर याद की हैं। इसलिए क्लासेस अभी थोड़ी स्लो होंगी, फिर बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लंबी चलने लगेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हिस्ट्री जो है वो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मजा नहीं आता पढ़ने में। लेकिन मैं आपको बताऊं, हकीकत में अगर कोई सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए तो वो आपका सोशल साइंस है। जो आपको आपके अधिकार, चाहे किसी भी तरह के हो, वो आपको याद दिलाता है। और वही आपको क्या करता है, एक इंसान बनाने की सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। जो हमारा मानना है। बोरिंग क्यों लगता है कि बच्चे उसे एक सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं। आप उसे अपने पैशन के एतबार से, अपनी नॉलेज के एतबार से देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान के चलिए, मिसाल के तौर पे आपको यही नहीं पता था कि हमारा जो संविधान है उसका बुनियादी स्ट्रक्चर है क्या। अभी आपने 2-3 क्लासेस की हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो संविधान है, ये अधिनियम है, ये कैसे कैसे है। तो आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। अभी ये नहीं पता होगा कि ब्रिटिश क्राउन क्या होता है, अभी आपको पता था कि लॉर्ड होता है, लेकिन ये नहीं पता कि लॉर्ड की भी कैटेगरी अलग अलग है। गवर्नर अलग होते हैं, गवर्नर जनरल अलग होते हैं, वायस राय अलग होते हैं। ये वायस राय आगे जाके ही हमारा क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। तो सारी चीजें जो है मैं आपको सीक्वेंस से लेता हुआ चलूंगा सर। ठीक है ना। हाँ जी सर, हिस्ट्री नहीं आता समझ, बेटा आ जाएगा। ठीक है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सबको यही सीखना होता है। आपको कम आता है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे या आप मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज की मुलाकात इतनी।